अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम एवोल्यूशन में जो एवोल्यूशन के सबसे अहम साइंसदान हैं जिन एवोल्यूशन को हमने देखा है कि जब भी जिक्र उसका आता है तो जिस साइंसदान का फिर जहन में आता है वो है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी कदर आपको इसके बारे में जो है अपने मैट्रिक के जो सिलेबस में भी आपने इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है। ठीक है ना, तो अब जो है हम देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो हैं वो कौन थे। चार्ल्स डार्विन जो हैं यूके के रहने वाले थे। ठीक है, 1809 में वो पैदा हुए, 1882 में उनकी डेथ हुई है। और उन्होंने जो है शुरू में जो है तिब की तालीम हासिल की है। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स में उनकी इंटरेस्ट था। ठीक है, उसकी तरफ फिर वो जो है कि उनकी तवज्जो हो गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है एक जहाज़ था, बहरी जहाज़ बीगल। ठीक है ना, वो जो है कि दुनिया के गिर चक्कर लगाने के लिए वो रवाना हुआ, तो उन्होंने भी उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बट एज ए नेचुरलिस्ट। उसके बाद वो जो जहाज़ है वो बहरी जहाज़, ठीक है, शिप जो था वो यूरोप से होता हुआ नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका के गिर चक्कर काट के फिर वो जज़ायर है गैलापागोस के, ठीक है ना, गैलापागोस आइलैंड जो है वहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, और इस दौरान में सारे अपने सफ़र के दौरान में उन्होंने मुशाहदात किए। ठीक है, और जो उन्होंने मुशाहदात किए उसके बाद जो है उन्होंने ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन वो जो है कि वो पेश किया। ठीक है ना, उन्होंने डार्विन ने उन जज़ायर के जानवरों और पौधों की वेरिएशंस जो हैं उनका बहुत गहरा जो है मुताला किया, ऑब्जर्वेशन की, स्टडी किया उन्हें। ठीक है, और फिर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वेरिएशन जो होती हैं वो एक जैसे जानदारों के अफराद जो हैं अगर वो मुख्तलिफ माहौल में रहने लग जाएं तो वेरिएशंस पैदा होती हैं। ठीक है ना, बिलखसूस ऐसे जानदार जो आपस में करीबी रिश्तेदार हों। ठीक है, बिलखसूस जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हों, रिलेटिव्स हों, लेकिन अगर वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके रहना शुरू कर दें तो फिर उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस जो हैं वो साख्त की भी हो सकती हैं, मार्फोलॉजी की भी हो सकती हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं, ठीक है ना, वो साख्त के भी हो सकते हैं और रंगत के भी हो सकते हैं, आदात के भी और फंक्शंस के भी। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने कहा कि और फिर अल्टीमेटली उन्होंने ये देखा कि जो गैलापागोस और साउथ अमेरिका की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा ही जो है कि इतनी ज़्यादा वो डिफरेंट हो गई कि वो लगता था कि जैसे मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है ना ये हम ज़रा देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने अब देख लिया है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ठीक है ना, और जो है कि पर्टिकुलर पजलिंग केस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाज द फाना ऑफ द गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस के आइलैंड्स के जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं तो उनके बारे में वो बात करें। मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑन द गैलापागोस लिव नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, के जो गैलापागोस पे रह रही हैं स्पीशीज एनिमल्स की वो दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आई उसे, उन्हें ऐसा लगा। ठीक है, आल्दो दे रिजेंबल, बेशक वो मुशाबत रखती थी लिविंग ऑन द साउथ अमेरिकन मेन लैंड, यानी कि मेनलैंड, यानी कि जनूबी अमेरिका के जो मेन उनका एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज़ के साथ वो रिजेंबल करती हैं, मुशाबत रखती हैं, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं लगी उन्हें। ठीक है ना, इट वाज एज दो द आइलैंड्स वर कोलोनाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट स्ट्रेट फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड एंड देन डाइवर्सिफाइड ऑन द डिफरेंट आइलैंड्स। तो ये शायद ये इस वजह से था कि जो वहाँ के उन जज़ायर में जो रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स थे वो मेन जनूबी अमेरिका के जो प्लांट्स और एनिमल्स से बिछड़ के समझे कि वहाँ पे वो पहुँच चुके हुए थे और वहाँ पे जाके वहाँ के रहायशी बन गए थे, और फिर वो वक्त के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उनमें आ गई। ठीक है, अमंग द बर्ड्स डार्विन कलेक्टेड ऑन द गैलापागोस, डार्विन ने यानी कि परिंदों की स्पीशीज़ का जो मुताला किया तो उन्होंने 13 टाइप्स जो है फिंचेस की देखी, यानी कि छोटी साइज़ की चिड़ियाँ हैं। ठीक है, तो उनको देखा और उनकी जो है यानी कि वो बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर भी थी लेकिन वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ लगती थी। ठीक है, सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड्स, और चूँकि उन्होंने मुख्तलिफ जज़ायर का मुताला किया तो उनको लगा कि कुछ स्पीशीज़ सिर्फ कोई ख़ास स्पीशी जो है किसी ख़ास आइलैंड में है,
ठीक है, और दूसरे में वो नहीं है, ठीक है ना। वाइल अदर स्पीशीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू आर मोर आइलैंड्स दैट वर क्लोज टुगेदर, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग टू ग्रेट ब्रिटेन 1836, जब 1836 में वो वापस आए हैं, तो उसके बाद उन्होंने 1838 में जो है ह्यूमन पॉपुलेशन पर माल्थस का एक मजमून पढ़ा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि इंसानी आबादी में इजाफा जो है वो किस हिसाब से होता है, ठीक है। इंसानी आबादी में इजाफा जो है उसके पेश नज़र इंसान की जो खुराक और रिहाइश जो है वो महदूद है, और उनमें इजाफा जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये जो इजाफा है पॉपुलेशन में, ठीक है, तो इसमें जो है कहते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसमें, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 के हिसाब से इजाफा होता है। जबकि जो वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज हैं खुराक या रिहाइश के हवाले से, तो इनका जो इजाफा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी 1 से 2, फिर 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो इस तरह इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो है मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है आबादी में, और वसाइल जो हैं वो उसकी निस्बत उतने नहीं बढ़ रहे, यानी कि वक्त के साथ वसाइल के लिए कंपटीशन बढ़ता चला जाता है आबादी में, ठीक है। तो ठीक है, a new species would arise from an ancestral form by the gradual accumulation of adaptations to different environment. तो यानी कि जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने ये परसीव किया है कि दी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड अडेप्टेशंस आर एज क्लोज रिलेटेड प्रोसेस, के जो ओरिजिन है नई स्पीशीज़ की और जो मुताबिकत है वो स्पीशीज़ की अपने एनवायरनमेंट के साथ जो मुताबिकतें हैं वो क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, यानी कि जैसे जैसे वो मुताबिकत लाते जाएंगे एनवायरनमेंट के साथ तो स्पीशी जो है तब्दील होकर नई स्पीशी बनती चली जाएगी, ठीक है। अ न्यू स्पीशी वुड अराइज फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म बाय द ग्रेजुअल अकोमोडेशन ऑफ अडॉप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। यानी कि अगर एक्सीडेंटली कोई किसी जजीरे पे कोई स्पीशी फंस गई है, ठीक है, और वहाँ उसको रहना पड़ रहा है और उसके बाद उसने वहाँ पे स्ट्रगल करके अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उस माहौल के मुताबिक, तो फिर कई जनरेशन के बाद वो ऐसे लगा कि जैसे वो नई स्पीशी बन गई और अपनी मेन स्पीशी से जिससे वो वहाँ से बिछड़ी थी तो उनसे वो डिफरेंट लगेगी, ठीक है ना। ओवर मेनी जनरेशंस द टू पॉपुलेशन could become dissimilar enough to be designated as separated species. This is apparently what happened to the Galapagos finches, और Galapagos finches के साथ भी यही हुआ था, ठीक है। By the early 1840, Darwin had worked out the major features of his theory ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि 1840 की जो दहाई है उसमें डार्विन बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे अपनी इस थ्योरी पे। उनकी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, और यही जो है वो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन करती है। इन 1844 डार्विन रोट अ लॉन्ग एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और इसी दौरान में एक और साइंसदान अल्फ्रेड वेलस जो हैं वो भी इस पे काम कर रहे थे, ठीक है, वो भी नेचुरलिस्ट थे और ईस्ट इंडीज़ में काम कर रहे थे, और उन्होंने भी एक थ्योरी जो है वो बनाई। वो उनकी थ्योरी भी सेम यही थी नेचुरल सिलेक्शन पे, और आइडेंटिकल थी वो डार्विन के। और फिर जो है कि वेलस ने उसको जो है कि अपने पेपर को जो है पब्लिश किया, और जो है कि जो डार्विन की जो चीज़ें थी उनको भी वो सामने लेके आए, और उसके बाद उन्होंने इस सारी थ्योरी को डार्विन की थ्योरी का नाम दिया, ठीक है। Wallace's paper along with extracts from Darwin's unpublished 1844 essay were presented to the Linnean Society of London on July 1, 1858. Darwin quickly finished The Origin of Species and published it दी नेक्स्ट ईयर। और फिर डार्विन ने जो है कि अपनी इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को कंप्लीट किया, अगले साल उसने इसको पब्लिश करवाया। इन दिस बुक डार्विन डेवलप टू मेन पॉइंट्स, उसने 2 मेन पॉइंट्स दिए। डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, कि यानी कि जो नई स्पीशी है वो जो है अपने आबाओ अजदाद से थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ जो है कि वो इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। Darwin believed in a perceived unity in life with all organisms related through
descend from one common ancestor that lived in the remote past. In the Darwinian view, the history of life is like a tree, and multiple branching and rebranching from a common trunk all the way to the tips of the living twigs, symbolic ऑफ द करंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, ठीक है। रिमोट पास्ट में कॉमन एंसेस्टर से ही वो सारे इवॉल्व हुए हैं, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और एट ईच फोक ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री इज एन एंसेस्टर कॉमन टू ऑल द लाइन्स ऑफ द एवोल्यूशन ब्रांचिंग फ्रॉम दैट फोक, ठीक है। तो ये आप जो ट्री है या वो जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उसमें आप जाके ज़रा देखें, और या आप जो है कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है या उसको आप ज़रा देखेंगे तो आपको ज़रा क्लियर होगी बात, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से भी आप मदद ले सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो इनकी थ्योरी है डार्विन की, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। उसमें जो है कि डार्विन सजेस्टेड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज बिकम बेटर अडॉप्टेड टू देयर लोकल एनवायरनमेंट्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल स्पीशीज जो है नेचुरल सिलेक्शन के जरिए अडॉप्ट कर जाती है अपने माहौल के साथ, ठीक है। Darwin's theory of natural selection was based on the following observation। एक प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स, यानी कि पॉपुलेशन में इजाफा, ठीक है ना, ओवर प्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स की, और जो है कि एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पैदा होना, ठीक है। then the environment production of more individual then the environment can support leads to a struggle for existence। तो इसके बाद जो है जब environment जितने सपोर्ट कर रहा है जितने ऑर्गेनिज्म को, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हो जाएंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स के दरमियान में, इंडिविजुअल पॉपुलेशन के दरमियान में फिर स्ट्रगल होगी कि कौन जो है कि वो ये रिसोर्सेज हासिल करे, कौन यहाँ पे रहे, और आपस में उनकी फाइट होगी, ठीक है ना। विद ओनली फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइव ईच जनरेशन। तो फिर जो है कि मार धाड़ जो है वो होगी, स्ट्रगल होगी आपस में खुराक के लिए, रहाइश के लिए। तो फिर इससे जो है कि बहुत सारे जो है इंडिविजुअल्स वो मर जाएंगे, ठीक है ना। और सिर्फ जो है ना कुछ हिस्सा जो है अगली नस्लों का वो सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। सर्वाइवल इन दी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम बट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइवल इंडिविजुअल्स। तो जो जीनोम है वो भी इसमें रोल प्ले करता है सर्वाइवल में, ठीक है ना, कि जितने बेस्ट फिट जीन्स होंगे जिसके, वो अडॉप्ट कर जाएगा माहौल के लिए, ठीक है ना। दोज इंडिविजुअल्स हुज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फिट दैम बेस्ट टू देयर एनवायरनमेंट आर लाइकली टू लिव मोर ऑफ सिबलिंग्स दैन दी लेस फिट इंडिविजुअल्स। तो जो बेहतरीन होंगे, जिनके पास बेस्ट जीनोम होगा, बेस्ट इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उनके ऑफस्प्रिंग्स भी वैसी खसूसियात के होंगे बनिस्बत उनके जिनका जीनोम या जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनहेरिट हुई हैं वो उस दर्जे के ना हों, ठीक है। दिस अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विल लीड टू अ ग्रेजुअल चेंज इन अ पॉपुलेशन। तो इस तरह जो है अनइक्वल जब इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे, अनइक्वल एबिलिटी है इंडिविजुअल के पास सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की, तो फिर डेफिनेटली पॉपुलेशन में भी एक तब्दीली आती चली जाएगी विद फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स अकोमुलेटिंग। और जो खसूसियात हैं, जो डिज़ायरेबल फेवरेबल खसूसियात, वही अकोमुलेट होती चली जाएंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जिनकी जो है कि अनफेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके पास, वो वाले इंडिविजुअल्स वक्त के साथ कम होते चले जाएंगे। तो फिर जो है कि फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल जो हैं काफ़ी जनरेशन के बाद जो है कि ऐसा लगेगा कि वो न्यू स्पीशी में इवॉल्व हो गए हैं।